नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सरकार। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार पांडे। इस हफ्ते भी कुछ खबरें लेकर आए हैं आपके लिए जो थोड़ी अलग हटके हैं। हो सकता है इन खबरों के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना हो, लेकिन हम आपको पूरी कहानी अपने इस शो में बताएंगे जो खबरें हम लेकर आए हैं। हमारी पहली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के राजनीति जगत से जुड़ी हुई है, एक कैबिनेट मंत्री से जुड़ी हुई है और एक केसीएस लेवल के नौकरशाह से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर हमारी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से ही जुड़ी हुई है, जिसमें आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में एक आईएएस अफसर के प्रेम प्रसंग की चर्चा बड़ी जोर शोर से तमाम नौकरशाही के गलियारों में हुई थी। तो दूसरी खबर में हम इसी कहानी का विश्लेषण करेंगे। जो तीसरी खबर है हमारी वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले और एक मंडल से संबंधित है। हमारी जो अगली खबर है वो उत्तर प्रदेश के तबादलों से जुड़ी हुई है, क्योंकि हाल में ही उत्तर प्रदेश ने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो कैबिनेट में अप्रूव की है। उसके बाद तमाम विभागों में तबादलों की तैयारियां चल रही हैं। तो ये तमाम खबरें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सरकार। नमस्कार। नब्बे के दशक का एक मशहूर गीत मुझे याद आ रहा है, छोरा गंगा किनारे वाला। आपने भी वो गाना ज़रूर सुना होगा। उस दौर में जब गंगा किनारे की कोई कहानी निकल के सामने आती थी तो लोग बड़ी चाव से सुना करते थे। इसलिए हमारी जो पहली खबर है हम उसी अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं कि गंगा किनारे वाले एक मंत्री जी आजकल खासे चर्चा में हैं। अब भाई क्यों चर्चा में हैं, तो थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालते हैं, थोड़ा बताते हैं कि क्यों चर्चा में है। दरअसल मंत्री जी उद्योगपति हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी में वो आए तो आते ही उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। जो पिछला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का था उत्तर प्रदेश में, उस दौरान उनको थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण विभाग मिला, लेकिन इस बार जो उन्हें विभाग दिया गया वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं कि प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के ओएसडी से लेके प्रमुख सचिव से लेके तमाम अफसरों का सीधा हस्तक्षेप होता है उस विभाग में। उस विभाग में ऐसे ऐसे अफसर हैं कि जो अगर उत्तर प्रदेश के 500-550 आईएएस अफसरों की सूची आप बना डालें और किसी जानकार शख्स से कहना हो, किसी जानकार आदमी या जानकार पत्रकार या जानकार राजनेता से आप कह दीजिए कि इसमें सबसे खतरनाक लोगों को सेलेक्ट करिए, तो जो खतरनाक लोगों की टॉप 10 की सूची बनेगी उसमें शायद वो 2-3 अफसर आएंगे जो इस समय मंत्री जी के विभाग में हैं। अब ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि मंत्री जी के ऊपर कौन सी राहु की महादशा शुरू हो गई कि एक के बाद एक उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही टूटता पड़ रहा है। अब निकाय चुनाव में देखिए, निकाय चुनाव में उनकी पत्नी का टिकट काट दिया गया। हालांकि 5 साल तक उनकी पत्नी जो थी वो भी कुर्सी पर जमी हुई थी। दो एक तरह से मंत्री जी कैबिनेट मंत्री थे, ऊपर से उनकी पत्नी भी अच्छे खासे ओहदे पे थी। तो इस बार क्या हुआ कि उनका टिकट पार्टी ने काट दिया। मंत्री जी इसको लेके खासे परेशान थे ही। तब तक आपने देखा होगा फिर गंगा किनारे वाला शूट आउट जो पूरे देश में फेमस हुआ। 2 गैंगस्टर पुलिस अभिरक्षा में मार दिए जाते हैं। अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस अभिरक्षा में मार दिया जाता है। उस दौरान उन माफियाओं के परिवार वालों ने मंत्री जी का नाम लिया कि उनकी तो व्यावसायिक लेन देन थी, काफ़ी पैसे ले रखे थे मंत्री जी ने, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। मुझे लगता है उसके बाद ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि आजकल विभाग में भी जो है
उनकी सुनी नहीं जा रही है। और जो मुख्यमंत्री कार्यालय है और मुख्यमंत्री जी हैं वो भी थोड़ी उन्होंने उनसे दूरी बना ली है, क्योंकि वो साफ़ सुथरे छवि के हैं और उनकी कोशिश होती है कि कहीं ऐसा कोई शख्स आके उनसे न चिपक जाए जिससे उनकी जो बेदाग और साफ़ सुथरी छवि है उस पर थोड़ी बहुत भी कालिख लगे। तो अब खबर निकल के ये आ रही है कि मंत्री जी ने एक नया फार्मूला इजाद किया है अपनी ट्यूनिंग ठीक करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि आजकल मुख्यमंत्री के यहाँ उनका उठना बैठना कम हो गया है, मुख्यमंत्री जी थोड़ा कम तरजीह देते हैं उनको, लिहाजा उन्होंने अपने विभाग के एक ताकतवर आईएएस अफसर को पकड़ लिया है। हर जगह उनके साथ दौरों में जाते हैं, उनके साथ डिनर्स में जाते हैं, उनके साथ पार्टियों में जाते हैं। मतलब कुल मिला जुला के कि मंत्री जी ने उस अफसर को इतना कस के पकड़ा है कि पूछिए मत। और उन्हें लगता है कि शायद जो ये अफसर है वो महामृत्युंजय का काम करे या फिर रुद्राभिषेक का काम करे उनके लिए, और शायद जो उनकी स्थिति, जो पोजीशन मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके और मुख्यमंत्री आवास तक खराब हो गई है, वो दुरुस्त करने में उनकी मदद करे। फिलहाल चर्चा यही है, देखिए क्या होता है। मंत्री जी अपने इस पैतरे के बाद अपनी जगह दोबारा वापस बना पाते हैं, या जो चर्चा चल रही है कि देर सवेर जैसे उनकी पत्नी की कुर्सी खिसक गई, वैसे कहीं उनकी भी कुर्सी कैबिनेट से खिसक ना जाए, ऐसी खबर आती है। 90 के दशक का एक मशहूर गीत। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से जुड़ी हुई है, और इस खबर की चर्चा आप मान लीजिए शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर या पीसीएस अफसर रहा हो जिसने ना की हो, और जिसने इस खबर के बाहर आने के बाद अपने जानने वालों को फ़ोन करके पूछा ना हो कि ये जो चर्चा चल रही है वो किसकी है। तो आइए हम बताते हैं चर्चा की शुरुआत कहाँ से हुई। चर्चा की शुरुआत होती है कानपुर मंडल से। कानपुर मंडल के एक साहब, जिन्हें मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन इस तरह की चर्चा उनके बारे में होगी ये मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। फिलहाल हो सकता है सिर्फ चर्चा ही हो, लेकिन खबर ये आई कि कानपुर में तैनात एक बड़े आईएएस अफसर का झुकाव कभी उनके जूनियर रहे आईएएस अफसर की पत्नी की तरफ हो गया। मामला काफ़ी दिन तक चला। उसके बाद जूनियर अफसर को कानपुर से उठा के और इधर थोड़ा सा नेपाल बॉर्डर में, उधर है ना बलरामपुर, बस्ती, माफ़ करिएगा, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, ये सब तमाम ज़िले हैं, श्रावस्ती, ऐसे किसी ज़िले में उन्हें पोस्ट कर दिया गया। और उनकी पोस्टिंग के बाद भी पता चलता है कि जो बड़े साहब थे और उनकी जो इस खबर की चर्चा हो रही कि साहब की पत्नी से उनकी नज़दीकियां बढ़ गई थी, तो वो बंद नहीं हुई। और बताया जाता है कि गाहे बगाहे साहब कोई ना कोई बहाना ढूंढ के कानपुर से वहाँ पहुँच जाते थे या उन्हें अपने पास बुलवा लेते थे। अब जैसे ही ये चर्चा बाहर निकली, सब लोग अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से नाम बताने की कोशिश करने लगे। किसी ने लिखा राज को राज रहने दो, किसी ने लिखा ये राज अगर खुल गया, ये राज अगर ना खुले तो ही अच्छा है। लेकिन कुल मिला के ये खबर जो मैं लेके आया हूँ आपके सामने, या मैं जो बता रहा हूँ, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप ऐसे बहुत सारे अफसर हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर जानने की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे अफसरों की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालिए, क्योंकि पिछले 5-10 सालों में इस तरह की खबरें बहुत तेज़ी से निकल कर आ रही हैं। हालांकि अब साहब का दुर्भाग्य, कानपुर वाले साहब का दुर्भाग्य, और दूसरे इधर नेपाल बॉर्डर वाले साहब का दुर्भाग्य कि ये खबर निकल के चली आई और फिर ये चर्चा ये हुई कि उन्हें वहाँ से हटाया गया, उन्हें वहाँ से हटाया गया। जूनियर साहब ने आके अपना हाथ पैर जोड़ा कि उन्हें कहीं कहीं बाहर डेपुटेशन पर भेज दिया जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ यूपी में रहे तो उनका परिवार उजड़ जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के इस दौर में अगर आप थोड़ा सा
सोशल प्रोफाइल खंगालना शुरू करेंगे तो आपको ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियाँ उत्तर प्रदेश की, सिर्फ नौकरशाही नहीं कहेंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे लोगों के घरों से निकलकर सामने आएंगी। मैंने इस बात के बारे में जब डिस्कस किया, कई लोगों से बात की, तो कई लोगों ने बताया, कहा कि यार देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक सीनियर आईएएस अफसर का जूनियर आईएएस अफसर की बीवी पे दिल आ जाए, या जूनियर आईएएस अफसर का सीनियर आईएएस अफसर के ऊपर दिल आ जाए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारे यहाँ मतलब आम सी बात है। और उन्होंने तरीका भी बताया कि थोड़ा बहुत अगर आप आज के दौर में, पहले भाई जब ये दौर शुरू हुआ आरकुट से लेके, और आरकुट से हम फेसबुक पे आए, फेसबुक से ट्विटर पे आए, ट्विटर से इंस्टा पे आए, इंस्टा से व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप से फिर तमाम टिंडर और पता नहीं कौन कौन से ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं सोशल मीडिया के ज़माने में जिन्होंने ऐसी कहानियों को सार्वजनिक कर दिया। अगर आप खंगालोगे तो उत्तर प्रदेश में ऐसी एक नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियां निकल के सामने आई। और जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुर्भाग्य उन साहब का है कि ये कहानी निकल के सामने आ गई, दुर्भाग्य दरअसल उन साहब का नहीं है, दुर्भाग्य खबर लीक करने वालों का है। क्योंकि जानते तो सब लोग हैं, बताता कोई नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिन अफसरों के बारे में या जिस बड़े साहब के बारे में ये चर्चा चल रही है, मैं खुद जब मुझे नाम पता चला तो मैंने खुद थोड़ा बहुत सोचा उनके बारे में कि वो एक ऐसे अफसर हैं कि वो आसानी से किसी के हाथ में नहीं आते। मतलब अभी तक का इतिहास बड़ा क्लीन रहा है कि जहाँ भी रहे हैं वहाँ बहुत डिमांडिंग अफसर रहे हैं। और ऐसे अफसर के बारे में अगर ऐसी कोई खबर सार्वजनिक की जाती है तो जाहिर सी बात है, सार्वजनिक जिन लोगों ने किया उनका कोई ना कोई निजी हित या निजी स्वार्थ तो रहा होगा कि इसी बहाने चलो साहब को बदनाम कर दो। हो सकता है ये हमारी नहीं सुन रहे हैं, अगर इस बदनामी की वजह से इनको कुर्सी से हटा दिया गया तो अगला वाला शख्स आए और हमारी बात सुने। तो फिलहाल इशारों में मैंने कानपुर और नेपाल बॉर्डर दोनों बता दिया है आपको, दोनों से पुर जुड़ा हुआ है जहाँ का ये मामला है। और फिलहाल अब मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, तो इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा इसमें घी डालने का काम नहीं करेंगे, लेकिन जाते जाते यही बताएंगे कि ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही में, जो अगर थोड़ा सा इन अफसरों की आप सोशल मीडिया प्रोफाइल या इनके परिवार वालों की सोशल मीडिया प्रोफाइल आप खंगालेंगे तो ऐसी बहुत सारी कहानियां निकल के आपके सामने आएंगी। तीसरी खबर भी हमारी नौकरशाही से ही जुड़ी हुई है। क्या करें, आप भी सोच रहे होंगे कि ये नौकरशाहों की ही खबरें क्यों ढूंढ के ले आता है। दरअसल यही लोग आसपास होते हैं तो इधर उधर से खबरें निकल के सामने आती हैं, तो वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। हालांकि आप देखिए, मैंने किसी भी खबर में किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि बड़ा डर लगता है भाई, अगर किसी का नाम लो तो पता नहीं कौन डिफेमेशन केस फाइल कर दे, कौन FIR दर्ज करा दे। लेकिन हाँ, इस दौर में थोड़ा बहुत ऐसी खबरें आपको भी जाननी चाहिए जिससे थोड़ा सा मनोरंजन बना रहे, मनोरंजन हो आपका। क्योंकि आजकल तो खबरें आप देख ही रहे होंगे टीवी पे, क्या चल रहा है, क्या एजेंडे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये खबरें हम इसलिए निकाल के ले आते हैं कि कौन कहाँ क्या खा रहा है, कौन कहाँ क्या पचा रहा है, और किसके बारे में क्या चर्चा हो रही है और किसके बारे में क्या चर्चा होनी चाहिए। तो अगली खबर हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए एक ज़िले की है। चलिए ज़िले का नाम बता देते हैं। ज़िले का नाम आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं और आगरा मंडल के जो कमिश्नर हैं, आजकल इन दोनों की कुछ खबरें आगरा से निकल के छन के लखनऊ आ रही हैं। खबर ये है कि जो आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष साहब हैं, जब वो प्राधिकरण में कुछ करना चाहते हैं तो कमिश्नर साहब उनकी टांग पकड़ के खींच देते हैं। टांग पकड़ के इसलिए खींच देते हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा शब्द ऐसा नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन टांग खींचना इसी को कहते हैं कि भाई कोई काम अगर करना चाहे और उसको आप ना करने दीजिए तो उसे टांग खींचना ही कहेंगे, मुहावरा है ये। तो कमिश्नर साहब आजकल VC साहब की टांग खींच रहे हैं। हालांकि ऐसा और भी बहुत सारी जगहों पे होता है कि जहाँ भी प्राधिकरण है और प्राधिकरण में अगर प्राधिकरण का जो उपाध्यक्ष है, जिसे बतौर उपाध्यक्ष तैनात किया जाता है, अगर थोड़ा बहुत ढीला भी है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ढीला है और लिहाज और ये तमाम चीज़ें जो है वो करने वाला है, तो उस ज़िले का या तो जिलाधिकारी या तो कमिश्नर हावी हो ही जाता है, क्योंकि प्राधिकरण में इन दोनों की भूमिका होती ही होती है।
तो कमिश्नर साहब की बात इसलिए कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब भी बड़े लंबे समय से, मुझे लगता है कि 2.5-3 साल हो गया उनको भी, अच्छा खासा कार्यकाल रहा है उनका। तो आज मेरी आगरा के ही एक अफसर से बात हो रही थी, तो बात मैंने पूछा कि भाई कैसा चल रहा है आपके यहाँ प्राधिकरण, कैसा चल रहा है और क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई क्या करें, प्राधिकरण तो समझिए डूबने के कगार पर है, कोई काम हो नहीं रहा है। पिछले 8-9 महीनों से कमिश्नर साहब ने ऐसी टांग अड़ानी शुरू की है कि कोई भी डेवलपमेंट का काम आगरा विकास प्राधिकरण करा नहीं पा रहा है। हाल में ही उन्होंने तमाम जो भूखंड और तमाम प्लाटों के आवंटन की जो प्रक्रिया शुरू की थी, तो चूँकि जब कुछ इस तरह का नया निर्णय लिया जाता है तो बाकायदे उसको प्रस्ताव को बोर्ड में ले जाते हैं, पास कराते हैं, लेकिन बुकिंग और तमाम चीज़ें खोल दी जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ आगरा विकास प्राधिकरण में कि वहाँ तमाम भूखंडों और तमाम चीज़ों की नीलामी और रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने, वीसी साहब ने भाई प्रक्रिया शुरू की। बहुत सारे लोगों ने, सुनने में आया कि बुकिंग भी कराई, पैसे भी जमा किए, करोड़ों रुपए प्राधिकरण के खाते में आ गए। अब जिस प्रोजेक्ट के लिए बुकिंग निकाली गई थी, जिस प्रोजेक्ट के लिए लोगों ने पैसे जमा किए, जब ये प्रस्ताव बोर्ड में गया तो कमिश्नर साहब ने उसमें टांग अड़ा दी। कही भाई रेट ठीक नहीं है आपका वीसी साहब, पहले रेट ठीक करिए। अब आप सोचिए कि कमिश्नर साहब ने अगर बोर्ड बैठक में ऐसा कहा होगा या ऐसा कह दिया और उसके बाद ऐसी कोई योजना जो शुरू की जाती है उसको बंद कर दिया जाए, और जो प्लाट मान के चलिए अगर जो 2000 रुपये स्क्वायर फीट है, अगर कमिश्नर साहब के कहने पर वो सपोज करिए 2200 या 2500 ही कर दिया जाए, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो पब्लिक का ही होगा ना। और करने के पीछे मकसद क्या होगा? भाई जाहिर तौर पर जब कोई अथॉरिटी है, कोई विकास प्राधिकरण है और वो अगर इस तरह की कोई योजना निकालती है तो जाहिर सी बात है कि जो सर्किल रेट रहेगा उसी के हिसाब से वो पैसा और उसके हिसाब से दर निर्धारित करेगा। लेकिन अब कमिश्नर साहब आके कहने लगे नहीं अभी कम है और बढ़ाइए, तो फिर मामला तो लटक ही जाएगा ना। और मामला लटक जाएगा तो इसे टांग खींचना ही कहेंगे। यानी कुल मिला जुला के अगले का यही कहना था कि पिछले 8-9 महीने से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। काम अगर हो रहा है तो सिर्फ साहब के बंगले में हो रहा है, साहब के दफ्तर में हो रहा है। अक्सर फ़ोन आ जाता है कि ये काम करा दो, वो काम करा दो, तो हम लोग आजकल वही कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। तो फिलहाल कमिश्नर साहब को भी सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा वीसी साहब भी भले ही उनके जूनियर हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ करने दिया जाए, उन्हें भी अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना है। उनसे भी जब पूछा जाएगा कि इतने दिनों तक आपने आगरा विकास प्राधिकरण में क्या किया, तो क्या बताएंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर कहीं ऐसी बात आएगी तो वो बोल पाएंगे कि हमने जो योजनाएं शुरू की उसमें कमिश्नर साहब ने टांग अड़ा दी। तो फिलहाल ये खबर आगरा से थी। आइए ले चलते हैं आपको अपनी अगली खबर की ओर। तीसरी अगली खबर जो हमारी है वो भी सूबे की नौकरशाही से ही जुड़ी हुई है। सूबे के एक ऐसे आईएएस अफसर से जुड़ी हुई है जिसे वास्तव में ईमानदार लोग तो कम से कम पसंद ही करते हैं, क्योंकि उसने जिस विभाग को संभाला, बाकी कोई कुछ भी कहे लेकिन उस विभाग को चमका दिया। आप सोचिए, पहले यही लखनऊ शहर है जहाँ पर महीने नहीं बीतते थे और ट्रकों में, ट्रैक्टर में, ट्रालियों में भर भर के गन्ना किसान पहुँचते थे और धरने देते थे। उनकी मांग होती थी कि जो मिल के मालिक हैं वो उनकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे जो शुगर मिल्स हैं वो चलाई नहीं जा रही हैं, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती रही हैं, चाहे जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो। मैं दो सरकारों की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने इन दोनों का दौर देखा है। उसके पहले क्या स्थिति रही है मुझे नहीं पता, मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन इन सरकारों में मैंने देखा है कि गन्ना किसानों का आंदोलन ज़बरदस्त चलता रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब से ये शख्स इस विभाग में आया, तब से मुझे लगता है कि गन्ना किसानों के लिए इतना बेहतर काम किया कि अब कहीं भी इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको। मिलें चल रही हैं, गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है, पिछला भुगतान हो रहा था। हालांकि विपक्ष कभी कभार थोड़ा बहुत सवाल जरूर उठाता है कि भुगतान पूरा नहीं किया गया, लेकिन जाहिर तौर पे जब से इस शख्स ने गन्ना विभाग संभाला तब से वो विभाग ठीक ठाक चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान हैं वो संतुष्ट हैं। उसके अलावा एक दूसरा विभाग भी है इस शख्स के पास, उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग। आबकारी विभाग आप 2017 के पहले अगर आंकड़ों को निकाल के देखेंगे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जो पर ईयर रेवेन्यू एक्साइज डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट को देता था वो करीब 17,000 करोड़ था। लेकिन आप सोचिए कि सरकार बनने के मुझे लगता है 1-2 साल तक
कल्पना अवस्थी जी के पास ये विभाग रहा, लेकिन जब से इस शख्स ने विभाग संभाला तब से लेके आज तक मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों में ये रेवेन्यू बढ़ा के करीब 46 या 50 हज़ार करोड़ के आसपास इस शख्स ने कर दिया है। जाहिर तौर पे दुकानें नहीं बढ़ाई गई, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लगी, लेकिन जो चोरी होती थी आबकारी विभाग में उस चोरी को 75% तक इस शख्स ने बंद करवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा अफसर होगा, तो नाम बता रहे हैं आपको कि संजय आर भूसरेड्डी 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं और बहुत ज़बरदस्त काम करने का अब तक का अनुभव रहा है। और मैंने भी मतलब पिछले 5-7 सालों में जब तक देखा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो सिर्फ यही सोचते हैं कि इस फैसले से पब्लिक पर क्या असर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के लोक भवन में एक कार्यक्रम था गन्ना विभाग का, और गन्ना विभाग में जब मुख्यमंत्री उस विभाग के कार्यक्रम में उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने जो कुछ बोला उनको सुनकर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नौकरशाहों की जो है वो नींद जो है वो उड़ गई। ऐसे नौकरशाह, मौका परस्त नौकरशाह जिनकी नज़र तमाम विभागों पे है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी ऐसी कुर्सियां हैं जहां ऐसे ईमानदार अफसरों की सरकार को ज़रूरत होती है। बहुत सारे आयोग हैं, बहुत सारी कुर्सियां हैं। अब इस अफसर के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी ऐसी बातें बोली, तारीफ़ की, कि मुझे नहीं लगता कि अभी उत्तर प्रदेश में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से किसी आईएएस अफसर की खुले मंच पर इस तरह से उन्होंने सराहना की होगी। और संजय भूसरेड्डी इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। एक दूसरा पहलू भी है कि इनके रिटायरमेंट को लेके जो विभाग के बहुत सारे भ्रष्ट अफसर, अगर मुझे याद है मैंने शायद एक एपिसोड में आपको बताया था कि अब तक करीब 3-4 सालों में इन्होंने कम से कम 40-50 क्लास 1 के अफसरों को सस्पेंड किया होगा आबकारी विभाग से। और सोचिए 3-3 साल से अफसर सस्पेंड हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कहीं अपील नहीं की, कहीं कोर्ट, कहीं कचहरी, कहीं नहीं गए। नहीं तो आमतौर पर ये होता है कि भाई सस्पेंशन अगर 3 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा होता है तो आमतौर पर अफसर भाग जाते हैं कोर्ट और वहाँ से स्टे लेके आते हैं और फिर अपनी पोस्टिंग वोस्टिंग करा लेते हैं किसी तरह से लगा के। लेकिन इस अफसर का खौफ इतना ज़बरदस्त था कि कोई भी आज तक बंदा इनके फैसले के खिलाफ कहीं नहीं गया। अब ऐसे अफसर की अगर मुख्यमंत्री तारीफ़ करें तो जाहिर सी बात है मौका परस्तों को जो मौका परस्त लोग हैं उनके पेट में तो दर्द होगा ही होगा। फिलहाल अच्छा खासा कार्यकाल उनका इस महीना पूरा हो रहा है और अब इस बात की चर्चा चलनी शुरू हो गई है कि हो सकता है रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे आयोग या बहुत सारी ऐसी कुर्सियां हैं जहां रिटायर्ड अफसरों की ज़रूरत होती है, राज्य सरकार या मुख्यमंत्री अपने विवेक से निर्णय लेके वहां नियुक्ति करते हैं उनकी। तो ऐसी किसी एक महत्वपूर्ण कुर्सी पर रिटायरमेंट के बाद संजय आर भूसरेड्डी देखे जा सकते हैं। हमारी जो आखिरी खबर है वो उत्तर प्रदेश के तबादलों से जुड़ी हुई है। हाल में ही आपने देखा होगा कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया, उत्तर प्रदेश में तबादला नीति को मंजूरी मिली और उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों ने अपने विभागों में तबादलों के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी। अलग अलग प्रक्रियाएं अलग अलग विभागों में होती हैं। तमाम विभाग हैं जो चर्चा हुई थी 2-3 विभागों में, उसमें पहला लोक निर्माण था, दूसरा स्वास्थ्य विभाग था और तीसरा सिंचाई विभाग था। लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ज़्यादा चर्चित हुआ क्योंकि इन विभागों के अफसरों पर कार्यवाहियाँ हुई। हाँ, सिंचाई विभाग वालों ने थोड़ा मैनेज कर लिया क्योंकि मैंने आपको बताया ही था पिछले शो में, अपने किसी शो में, कि वहाँ पर एक DND फार्मूला निकाला गया था, अफसरों और तमाम लोगों ने मिल कर निकाला था, जिससे किसी को दिक्कत ना हो और काम भी चल जाए और किसी को पता भी ना चले। लेकिन इस बार पहले हम सिंचाई विभाग की बात करते हैं। तबादलों का दौर शुरू हो गया है, तो तबादलों में इस समय सिंचाई विभाग से जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग में अफसरों ने क्या किया है कि जो मुख्यालय है, मुख्यालय के चारों तरफ के जो गेट हैं उन गेटों पर ताला बंद कर दिया है, ताला लगा दिया और सिर्फ एक गेट से एंट्री उन्होंने अलाउ की है। क्योंकि अमूमन होता क्या था कि चारों तरफ से गेट खुला रहता था तो कोई भी घुस जाता था मुख्यालय में, कोई भी किसी अफसर के पास, वहाँ HOD के पास या जहाँ उनके जो ENCs के पास हैं वहाँ पहुँच जाता था। तो जाहिर तौर पर अगर भीड़ लगेगी तो मिलना भी पड़ेगा। लेकिन अफसर चाहते हैं फिलहाल तबादलों के इस दौर में, 1 साल में एक ही मौका मिलता है थोड़ा टाइट होने का, तो कोई डिस्टर्ब ना करे, लिहाजा उन्होंने गेटों पर ताला लगवा दिया है। सिर्फ एक गेट से एंट्री है, उस गेट से भी बाकायदे आपको बता के ही जाना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, किस लिए जा रहे हैं। अगर कहीं तबादलों का नाम ले लिया तो हो सकता है गार्ड आपको अंदर भी ना घुसने दे।
उसके पीछे एक वजह और भी बता रहे हैं लोग कि कभी कभार मंत्री जी भी टपक जाते हैं, आ जाते हैं बिना किसी को बताए, किसी भी गेट से घुस जाते हैं, किसी भी अफसर के कमरे में चले जाते हैं, चेकिंग वकिंग करने लगते हैं। तो लिहाजा इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से उन्होंने बताया जा रहा है कि ये तरीका अख्तियार किया है। देखिए फिलहाल डीएनडी के बाद अब इस साल कौन सा फार्मूला आया है, जब मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। अगला जो विभाग है वो लोक निर्माण विभाग है। लोक निर्माण विभाग में भी नए विभागाध्यक्ष आए हैं। नए विभागाध्यक्ष अति महत्वाकांक्षी हैं, मैंने पहले ही बताया था, उनका पुराना इतिहास मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारे पास बाकायदे धमकाया भी गया था हमें कि आप खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैंने एक आरटीआई डाल दी थी उससे कि मुझे पूरा सर्विस रिकॉर्ड दिया जाए। तो वहाँ के काबिल अफसरों ने बाकायदे मुझे जवाब दिया है कि चूंकि किसी की व्यक्तिगत जुड़ी हुई जानकारी का मामला, इसलिए जब तक उसे हम पूछ नहीं लेंगे या जब तक उसकी सहमति नहीं लेंगे तब तक नहीं बताएंगे, लिहाजा उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो यहाँ लोक निर्माण विभाग की सबसे ज़्यादा फजीहत हुई थी। लोक निर्माण विभाग में कार्रवाई हुई थी और लोक निर्माण विभाग में जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, बाद में जब जाँच हुई तो उसमें जो 2 अफसर थे वो दोषमुक्त हो गए। उसमें एक तत्कालीन मंत्री के ओएसडी थे और एक ईएनसी थे। उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन अब कार्रवाई तो कार्रवाई। फिलहाल उसमें एक ईएनसी को सस्पेंशन झेलना पड़ा और दूसरे को, चूंकि वो सेंट्रल से आए थे, भारत सरकार के कर्मचारी थे, तो उन्हें भारत सरकार वापस भेज दिया गया। तो वहाँ पर भी आजकल फूक फूक के कदम बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर भी चूंकि उनके मंत्री जी जो थे उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्या मतलब कि सारी जितनी सीटें वैकेंट हैं और जितने लोगों की पोस्टिंग करके सबको एक साथ हाल में बुला लिया। उन्होंने सबको 3-3 ऑप्शन दिए, वो कहे कि इसमें चूज कर लो। ऐसे में हुआ क्या कि भाई नंबर के हिसाब से जो नंबर और ग्रेडिंग वाला सिस्टम बनाया था उसमें ऐसे हुआ कि ऐसी जगहों पे जहाँ पुराने अफसरों को होना चाहिए वहाँ नए अफसर पहुँच गए, जहाँ नए अफसरों को होना चाहिए वहाँ पुराने अफसर पहुँच गए। तो फिलहाल अब कामकाज कैसे होगा ये तो भगवान ही जाने। तो वहाँ पर भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की तैयारी चल रही है। फिलहाल ये भी सुगबुगाहट यही आ रही कि इस बार ऑनलाइन भी करेंगे। लेकिन आप सपोज़ करिए कि अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र, चलिए ठीक है, सहायक अभियंताओं तक और अभियंताओं तक तो मामला समझ में आता है, लेकिन सोचिए कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र अगर आईएएस अफसरों का किया जाने लगे तो कैसा लगेगा आपको। जो क्लास 1 के अफसर होते हैं, जिनके पास एक तरह से हम प्रशासनिक नहीं कहेंगे लेकिन जिसके पास वित्तीय अधिकार होते हैं, उनको कहाँ पोस्ट किया जाना है और कहाँ नहीं पोस्ट किया जाना है, इस बात को उनके विभाग के अफसरों के या उनके जो सुपर अफसर्स होते हैं, उनके ऊपर जो अफसर्स होते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसे अफसरों के अगर आपने ऑनलाइन तबादले शुरू कर दिए तो फिर स्थिति क्या होगी भगवान ही जाने। आप एक चीज़ से तो अपना हाथ बचा लेंगे कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन वो जाके अफसर फील्ड में क्या करेंगे ये सोचना होगा। स्वास्थ्य विभाग में भी अभी ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। उसमें भी सुनने में यही आ रहा है कि इस बार भी बहुत फूक फूक के कदम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम की तकरार उनकी प्रमुख सचिव से कैसे कैसे रही आपको पता ही होगा। उस समय अमित मोहन प्रसाद के साथ किस तरह का रिश्ता रहा उनका आपको पता ही होगा। बड़ी फजीहत हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग तो बच गया, लेकिन लोक निर्माण विभाग में कई अफसरों के ऊपर कार्रवाई की तलवार भी चली थी सरकार की। इस बार सरकार तबादला उद्योग, जिसे बार बार मैं कह रहा हूँ मेरी ज़बान से निकल जा रहा है, उसे रोक पाने में कामयाब हो पाया अथवा नहीं। फिलहाल आज के एपिसोड में हमारे पास आपके लिए इतनी ही खबरें थीं। अगले हफ्ते एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे, लेकर आएंगे ऐसी ही और खबरें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।